जी, आवाज़ आ रही हाँ, बिल्कुल आ रही है है, मेरी स्पष्ट आपको आ अभी? रही है। हाँ, थोड़ा-सा लैग है लेकिन आ रही है। मनीष जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैं सज्जनों आपका मनीष जी से परिचय करा देता हूँ। जी मनीष आर्य जी बहुत लंबे समय से ग्लोब और ज्योतिष विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में सालों मैं लगभग 2013 से इनको जानता हूँ। उससे पहले से भी बाबा रामदेव के आंदोलन से लेकर के और अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना कार्य किया हुआ है। सामाजिक कार्यों में अधिकतर रहते हैं और अभी जो वर्तमान में ज्योतिष विषय है, इस पर अपने विचार रखते हैं, इस पर अध्ययन कर रहे हैं। लगातार इस विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना के समय भी जिस तरह का ये फर्जीवाड़ा चला था, उस विषय पर भी इन्होंने अपने अध्ययन से बहुत सारे लोगों को बचाया, वैक्सीनेशन से बचाया। तो मनीष जी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसा कि आप सभी को हेडर हमारा पता होगा, टाइटल पता होगा। टाइटल में हमने बहुत सारे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक-एक करके हम मनीष जी चलते चलते चलेंगे। सबसे पहले तो मनीष जी मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद चंचल जी। मनीष जी मेरा पहला प्रश्न है कि अगर पृथ्वी बॉल जैसी गोल है, जैसे बॉल जैसी गोल जो ग्लोब है, ग्लोब मॉडल है, तो इस तरह की पृथ्वी पर पानी कैसे भरा हुआ है? अर्थात कैसे मतलब ये चिपका हुआ है, ये कैसे टिका हुआ है? ये कैसा ऐसा कैसा है? मतलब कैसे संभव है? आप इस विषय पर हुँ, पहले बिल्कुल, मैं इसमें स्क्रीन शेयरिंग चाहूँगा विकल्प। जी आप करिए। ऐड कर दीजिए आप। कर आ गया जी? हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अगर पृथ्वी बिल्कुल। ग्लोब जैसी गेंद जैसी होती, सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी सतह जो गेंद की तरह स्फीयर गोल है, बाहरी जो परत है, उस पे अगर हम पानी छोड़ते हैं, तो उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए? तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जो है इसका प्राकृतिक स्वभाव गुण है कि वो ऊपर से नीचे सतह पर आता है और अपना जी, स्टेबिलिटी मेंटेन कर देता है, स्थिरता। साथ-साथ वो ऊपरी सतह जो होती है उसकी सबसे टॉप लेयर बिसाइड की आपका डेप्थ कैसा है उस पे वो ढल जाता है, कैसा भी हो। लेकिन जो टॉप लेवल होता है, वो हमेशा लेवल्ड होता है, प्लेन होता है, हॉरिज़ॉन्टल होता है। लेकिन अगर हम ग्लोब जी, पृथ्वी की बात करें जो कि आजकल काफ़ी बहुत समय से मान्यता है इसकी कि वो स्कूल सिस्टम में हम पढ़ते आ रहे हैं और हम इसी पे आँख मूंद के विश्वास करते हैं बचपन से ही। फिर हम मान लेते हैं कि जो हमें स्पेस एजेंसिया या और भी साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं विशेषज्ञ वो हमें दे रहे हैं ज्ञान, तो इस प्रकार की पृथ्वी का दे रहे हैं जिस पे पानी जो है बाहरी सतह पर टिका हुआ है समुद्रों के रूप में, जो ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ पोल, ईस्ट से वेस्ट पूरा 72% पृथ्वी पर पानी है। तो अगर हम ग्लोब में देखते हैं अगर ऐसा होता तो फिर क्या प्राकृतिक गुणों के कारण पानी का स्वभाव ऐसा नहीं होता जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल। मैं आपको दूसरा प्रश्न आपसे ही कर लेता हूँ। पानी का दूसरा स्वभाव क्या है? कि उसे एक पानी का स कंटेनर चाहिए समाहित होने के लिए। एक पात्र चाहिए, एक फिज़िकल बाउंड्री चाहिए, है ना? आउटर एजेस चाहिए, बिल्कुल, रिम रिम जैसा या कुछ ऐसा पात्र जैसा, जिस पे पानी समाहित होता है। तो पानी जो है स्थिर हो गया, ऊपरी सतह प्लेन है, लेकिन जब पानी कंटेन करता है तो किसी भी ऐसे पात्र में करता है जिसमें मतलब स्पेस है अंदर, ठीक है? जी, लेकिन अगर हम ग्लोब की बात करें पृथ्वी में, तो हमारी पृथ्वी में पानी जो है, वो इस प्रकार से ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो आप ये देखिए जी, कि किसी पात्र में पानी भरता है, तो वो इस प्रकार से भरता है जो पिछली इमेज है ये वाली, दिख पा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल, और अगर बाहरी सतह पे भरेगा तो फिर ऐसा बह कर के वो नीचे निकल जाएगा।
बिल्कुल। तो इस दो तर्कों से और प्रमाण से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या संभावना है कि पानी का स्वभाव के अनुरूप वो किसी पृथ्वी जो गेंदनुमा गोल है उस पे टिक सकता है कि नहीं टिक सकता। जी, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्या और ये पानी का पूरी जो जो एक और प्राकृतिक गुण है वो यही है कि किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्तर पे हो, किसी भी प्रकार के पात्र में भरा हुआ हो, मैं पानी को भरा हुआ बोल रहा हूँ, ना कि उस पे आच्छादित, बाहर से लगा हुआ, हुँ, चिपका हुआ उस पे मतलब कुछ ना कुछ चाहे हम कोई भी काल्पनिक फ़ोर्स ले लें, उसके अनुसार जो बोलते हैं कि पानी लगा हुआ, चिपका हुआ, उस पे बंधा हुआ है। लेकिन आप पानी को किसी भी लेवल पे, स्तर पे, किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरेंगे, तो आप देखेंगे टॉप लेवल हमेशा लेवल्ड होगा और कंपैरिज़न के रूप में यहाँ पे फ़ोटो में आप देखिए कि आपको हर बॉटल पे भरा हुआ पानी उसके पैरेलल ही दिख रहा है लेवल्ड। सही है? बिल्कुल। तो इससे तो ठीक ये है। 2 चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं कि एक तो नहीं ना तो पानी टिका हुआ है, ना हुँ, पानी चिपका हुआ है बॉल जैसे बॉलनुमा पृथ्वी पर ये पानी चिपका हुआ नहीं बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। इससे क्या सिद्ध आप होता है कि पृथ्वी कोई बॉलनुमा है कि नहीं है? इस पे और देखिए थोड़ा-सा एक 10-15 सेकंड कि आप जब पानी किसी भी पात्र में भरते हैं जैसे कप में, तो उसका लेवल कैसा होता है हॉरिज़ॉन्टल प्लेन लेवल। आप किसी भी बिल्कुल। तलहटी में या किसी और कहना चाहिए नाले में देखते कहीं भी भरा हुआ, फिर उसके बाद आप इसके बड़ी तालाब में देखिए, फिर और बड़े समुद्र में देखिए जहाँ पर पानी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा समाहित है, उसमें भी लेवल्ड है, प्लेन है, हॉरिज़ॉन्टल है इसका। ऊपर हुँ, अपर हुँ, सफर सरफेस। तो इससे ये तय हुँ, होता है कि अगर छोटे पात्र में हॉरिजॉन्टल लेवल वगैरह है उसका सरफेस प्लेन, तो बड़े स्तर पे भी तो उसका प्लेन होना चाहिए ना। हुँ, हुँ। प्राकृतिक गुण जो है वो खो नहीं जाता उसके आकार बढ़ने से। अगर हम कम जी, आकार में भी देखें स्वरूप में ग्लास में या किसी लेक में, तो उसके अनुरूप बड़े ओशियन में जाने पर वो बदल थोड़ी जाता उसका प्राकृतिक स्वरूप आकार। जी, बिल्कुल। इस प्रकार से ये समझ में आता है कि जो लेवल, जो फ्लैट, जो हॉरिजॉन्टल पानी का सरफेस है टॉप लेवल, वो ग्लोब में संभव होता नहीं दिख रहा है। इसका मतलब या तो पानी का जो है फिजिक्स गड़बड़ है, नेचुरल लॉ, या फिर ग्लोब गड़बड़ है। हाँ, ये तो आपने सही बात कही। ठीक है ना? यही वही बात यहाँ पे दोहरा रहे हैं हम। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्लासरूम में घटित हो सकती है जहाँ पर उतना कोई तर्क बुद्धि या कोई और रीज़निंग नहीं लगाई जाती, लॉजिक नहीं लगाया जाता। लेकिन सामान्यतः जो हम दुनिया में देखते हैं अपनी खुली आँखों से, हम पाते हैं तो पानी का जो ऊपरी सतह है वो हमेशा प्लेन, लेवल्ड, हॉरिज़ॉन्टल और फ्लैट होता है। लेकिन जब उसे बिल्कुल। हम बड़े स्वरूप में ग्लोब में देखें जैसी हमारी पृथ्वी हमको बताया गया है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम द्वारा, उस पे तो ये संभव होती नहीं दिख रही है। क्योंकि पानी जो है वो कर्व नहीं होता, मुड़ता नहीं है, बेंड नहीं होता। इसके लिए मैं हुँ, आपको एक फ़ोटो और दिखाना चाहूँगा, थोड़ा और इसमें क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखिए। अब हमने जो पढ़ा है वो साइंस क्या पढ़ा हुआ है कि अलग-अलग स्तर में ऊपर वाली इमेज देखिए जहाँ पे साइंस लिखा हुआ है कि हम हुँ, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, मेज़र भी करके देखते हैं, तो हमेशा अलग-अलग स्तर पे अलग-अलग पात्र आकार, प्रकार में और उसके डायमेंशन में अगर हम उसको ग्लोब नुमा पृथ्वी पर खड़े भी करके देखें, देखिए आप बाजू हुँ, में सर्कल पे इंक्लाइंड में खड़ा है, पानी डाला हुआ है ट्यूब पे, तो भी उसका बिल्कुल। देखेंगे वाटर लेवल बराबर आ रहा है, ठीक है? हाँ, अब उसमें बिल्कुल, पानी कितना ही भरें तो उसका टॉप लेवल तो फ्लैट ही होगा। तो इस बिल्कुल। प्रकार से ये सिद्ध होता है कि जो हमें साइंस पढ़ाया गया है वो तो सही साइंस पढ़ाया गया है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो किया गया है ग्लोबल में वो गलत तरीके से किया गया है, जिसको हम सूडो साइंस छद्म विज्ञान बोलते हैं, जिसको हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, हम रिपीट भी नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट को, उसको वो क्षमता ही नहीं, संभव ही नहीं होगा उसको कर पाना उस स्तर पे। आप छोटे स्तर पे भी करके देखेंगे तो संभव नहीं है और वो मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो इससे सिद्ध होता जी, है कि कुछ न कुछ साइंस के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया है कि हमें कुछ उल्टा यहाँ कुछ
मिलावट या कुछ छुपाने के लिए हमको कुछ और सिखाया गया है। तो ये तो सिद्ध हो रहा है कि पानी के स्वभाव के प्राकृतिक गुणों के अनुरूप गोएंदनुमा गोल पृथ्वी पर पानी नहीं रह सकता बाहरी परत पर। हाँ, अंदर बाउल में रह सकता है, जैसे ये है। आप देखिए जो फिश पॉट होता है ना, जिसमें हम मछलियाँ पालते हैं, एक्वेरियम जो छोटा बाउल जी। नुमा होता है, तो उसमें पानी हम डालते हैं तो वो अंदर उस बॉल में समाहित हो जाता है। उसके टॉप लेवल तक जाने पर थोड़ा-सा फ्लैट दिखेगा भरने तक, लेकिन बाकी सरफेस गोल दिखेगी, लेकिन वो इंटरनल पार्ट हो गया ना किसी पात्र का। लेकिन आप पात्र के बाहर भरेंगे तो पानी तो बह के निकल जाएगा। तो ऐसे ही तो ग्लोब में होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता, इस पे प्रश्न क्यों नहीं करते? और आपने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है उसका उत्तर तो मिल ही गया है। लेकिन अब बात आती है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, हमने उदाहरण दिया है, उससे तो ये क्लियर लगता है कि उनके मन में ये प्रश्न तो आएगा कि यार ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, पहला प्रश्न यहाँ पे एक इसी इसी विषय में एक प्रश्न मेरा ये भी है कि अगर बॉल नुमा गोल चीज पर पानी इस तरह से तो टिक नहीं सकता जिस तरह से आपने विज्ञान की भाषा में समझाया है। अब मुझे ये बताओ कि तो फिर क्या मतलब ये माना है कि पृथ्वी फ्लैट है? देखिए, फ्लैट स्क्रीन जैसा कि हम शेयरिंग सब दीजिए शब्द मुझे। सुनते आए हैं। बिल्कुल, स्क्रीन शेयरिंग आप दीजिए मुझे। करता हूँ। आप इस पात्र में देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आपने स्क्रीन शेयरिंग किया? ठीक है। आप इस पात्र में देख पा रहे हैं कि पानी रखा हुआ है और इसके जी। पात्र जो है ऊपर उठा हुआ है, जिससे कि पानी जो है उस पात्र से बाहर नहीं बह रहा है। चाहे उसमें कोई भी हलचल आप करेंगे तो उतनी पानी बाहर नहीं गिरेगा। तो ये तो हो गया कि पानी जो है वो कंटेन करता है, समाहित होता है पात्र के आकार के अनुरूप, ठीक है? जी। अब पृथ्वी के स्वरूप के बारे में बात करेंगे तो मैंने एक फ़ोटो आपको और दिखाई थी, वो आप देखिए, ये वाली। सॉरी। ठीक है जी? तो अब पानी को जो है वो समाहित होना चाहिए, उसका प्राकृतिक गुण स्वभाव, नहीं तो वो बह जाएगा। तो वैसे ही पृथ्वी में हमारे समुद्र में पानी है, चूँकि वो फ्लैट हॉराइज़न लेवल है, वो 72% है। जब 72% पानी जो है वो लेवल्ड है, तो पृथ्वी भी हमारी लेवल्ड होना चाहिए, इस तर्क के अनुसार तो। बिल्कुल। सही है? बाकी 20% 28% जो लैंड है, वो अनइवन हो सकता है, प्लेन, पठार या और ऊँचाई पहाड़ इत्यादि में, ठीक है? लेकिन पानी तो हुँ। प्लेन होगा, और उस पानी जो भरा हुआ है उस 72% पृथ्वी में, तो उसको समाहित करने के लिए कोई ना कोई कंटेनर, पात्र या एज बाउंड्री उठी हुई ऐसी होनी चाहिए जो उसको समाहित कर ले। तो इस चित्र से आप देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि ऊपर दिया हुआ चित्र में ऐसी पृथ्वी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि पानी तो तभी ए संभव है। हुँ, हुँ। राइट। और ऐसी संबंधित पृथ्वी जो है आपको बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलेगी, जिसके आप उदाहरण के लिए लीजिए यूएन का मैप, डब्ल्यूएचओ का मैप, और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उनके जो मैप हैं वो आपको इस प्रकार से दिखेंगे। तो आपको जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई थी उससे संबंधित कुछ मिलता-जुलता आपको दिख रहा है? कॉन्टिनेंट बना हुआ और ये गोल आकार लिया हुआ, हाँ, लेफ्ट ठीक साइड है? में ये जो हुँ, हुँ। बिल्कुल। और एक बात और, एक और प्रमाण मैं आपको देता हूँ, यूएन हेडक्वार्टर में जो है, उसमें ये वाली फ़ोटो लगी हुई है, जो आपको मिलती-जुलती नज़र आ रही है कुछ, जो मैंने आपको अभी दिखाया? हाँ, अभी लेफ्ट साइड में आपने जो पिक्चर शेयर की थी, उसके लेफ्ट साइड में इस तरह का ही फ़ोटो है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो पानी समाहित हुआ है, तो उसमें 72% कुछ लगभग दिख रहा है, जो ब्राइट दिख रहा है आपको। बाकी जो डार्क एरिया है वो लैंड मास है, और लैंड मास आपको क्लियर दिखेंगे, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। हाँ, बिल्कुल। और यही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोगोज़ में, उनके फ्लैग में, आइकन्स में, वहाँ पर यही अंकित है। तो अब हम क्या माने कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जो हैं, वो मान कुछ और रही है,
लेकिन दिखा कुछ और रही है और हमें पढ़ा कुछ और रही हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि ये दोहरा मापदंड हमारे साथ खेले? इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र होना चाहिए फिर, हाँ, कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल, मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त बिल्कुल। दिलचस्प बात बताता हूँ विथ प्रूफ। ये देखिए, एयर फोर्स वन जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है उसका जो जहाज़ होता है, हवाई जहाज़, उस पे ये मैप लगा हुआ है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि इस प्रकार का मैप जो पानी को कंटेन कर लेता है और लैंड मासेस ऐसे दिखते हैं, और समथिंग बहुत पूरा सिमिलर जो यूएन और इत्यादि के फ्लैग और उसके लोगो आइकन्स में मैप में दिखता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इससे संबंधित ही पृथ्वी का आकार प्रकार स्वरूप होगा। हुँ, सही है जी। बिल्कुल। हाँ। तो अभी मुझे ये बताइए, तो इस इतना पानी होते हुए 70 टू 75% तक जो हमारे लैंड पे जो वाटर है, इतना पानी होते हुए क्या संभव है कि पृथ्वी 1600 किलोमीटर या अन्य अन्य जगहों, अन्य अन्य लोगों के अन्य अन्य तरह के जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग हैं। 1600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पृथ्वी इतनी स्पीड से घूमती है, और ये घूमती भी है कि नहीं घूमती, और इस तरह का आप क्या मानते हैं इस विषय में, क्योंकि आपका अध्ययन बहुत ज्यादा है इस विषय में। देखिए, ज़्यादातर ये पढ़ाया गया अधिकतर कि पानी जो है वो ग्रेविटी के कारण जो है ग्लोब नुमा गेंद नुमा पृथ्वी पर चिपका हुआ है, लगा हुआ है, ठहरा हुआ है। तो जो शब्द आ रहे हैं ना, चिपके, हम्म, ठहरे, लगे हुए, ये बताते ही कोई ना कोई फोर्स है जो उसको खींच रहा है, या जो भी है कुछ ऐसा इनविजिबल ग्लू जैसा, गोंद जैसा उसको चिपका के रखा हुआ है। हम इसी शब्द से समझ हम्म, जाते हैं कि कोई चीज़ अगर कोई फोर्स पुल कर रहा है तो उस पे कोई ना कोई दबाव ज़रूर लगेगा। दबाव लगेगा तो उसकी कहना चाहिए मूवमेंट में असर होगा, और वो चिपका अगर शब्द आ रहा है या लगा हुआ शब्द आ रहा है तो फिर तो उसे हिलना नहीं चाहिए, वो इसे स्थिर बना रहना चाहिए। अब एक तो पानी जो है वो गेंदनुमा में बाहरी परत पे एक तो चिपका हुआ है इनविजिबल फोर्स के कारण, जिसको न्यूटन मानता है लेकिन आइंस्टीन नहीं मानते। बाद में लेटर में न्यूटन ने बोला कि ग्रेविटी जैसी चीज़ें जो है मेरे से अवधारणा में गलती हुई है, उसका लिखित बयान भी आया था। तो अब ये देखें कि ये कहते कुछ और बताते कुछ और है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी जो है आपने बोला कि घूम रही है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है और 1666 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम भी रही है। अब जब स्थिर पात्र में जो गेंदनुमा गोल है उस पे पानी ठहर नहीं सकता, हम्म, और उसको आप घुमा भी रहे हो ध्वनि की 3 गुना गति से भी ज़्यादा गति से, तो ये तो बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। ये उस समय तो ग्रहण हो जाता है जब हम रेक्टिफिकेशन सिस्टम लगाते हैं और हमें नंबर लाना होता है और हमें लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ हम सिर्फ़ ये ध्यान देते हैं कि जो लिखा हुआ पढ़ाया गया है उसे बस बता दो, बोल दो, नंबर मिल जाएँगे, पास हो जाएँगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें संभव नज़र नहीं आती है। माइकलसन मॉर्ले का एक्सपेरिमेंट है जिनका कथन है, स्क्रीन शेयर आप करने दीजिए तो मैं आपको उनका प्रूफ़ दिखा देता हूँ। हाँ जी भाई जी। ये वो वैज्ञानिक रहे हैं, एल्बर्ट माइकलसन, ठीक है? और इनके सहयोगी थे हम्म, मॉर्ले, अमेरिकन फिज़िसिस्ट हैं और थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट का वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है। इंटरफेरोमीटर से आपने बताया था कि लाइट जब पास करते हैं हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर दोनों को मिलाकर एक सोर्स से गुज़ारते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि उनके जो पाथ में हल्का-सा भी डेविएशन नहीं आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी जो है वो कंपन नहीं कर रही है, घूम नहीं रही है, गति नहीं कर रही है, उसमें मूवमेंट नहीं है। तो हम्म, जब इनका इतना बड़ा कथन है, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, और यहाँ तक कि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस पे तो बहुत लोग विश्वास करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा आइंस्टीन ने,
We can't feel our motion through space, nor has any physical experiment ever proved that the Earth actually is in motion. तो अब हमें हम्म, पढ़ाया कुछ और गया है, लेकिन ये कथन कुछ और कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट सिद्ध करके बता रहे हैं कि पृथ्वी गति नहीं करती है, तो हम किसको माने? लेकिन अगर हम सामान्य बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तर्क लगाएंगे, खुली आंखों से देखेंगे, तो इतना समझ में आता है कि पृथ्वी गेंद की तरह नहीं है, तो वो घूम नहीं रही है, उसमें पानी इस प्रकार से नहीं भरा जैसे हमने अभी बात किया। तो पानी जो है वो स्थिर है समुद्र में सबसे नीचे लेवल पे, क्योंकि ऊपर से झरनों से पानी, बादलों से निकलता हुआ मतलब बारिश के होता हुआ पानी नीचे नीचे नदी नालों में होता हुआ समुद्र में जाके समाहित हो जाता है, लेकिन समुद्र का पानी और कहीं नहीं जाता है, उससे नीचे हम्म, लेवल नहीं है, इसलिए उसको समाहित करा है पात्र में। वो उसके बाद आपसे पहले जब वीडियो बनाया था, आपके साथ में एक वीडियो किया था, तो उसमें मैंने आपको आर्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिका के बारे में, साउथ पोल के बारे में बताया था कि उसकी दीवार है जो 100 से 350 मीटर तक की ऊंची है, बर्फ की दीवार, उसमें वो पानी कंटेन है। तो ये पानी कंटेन हुआ है, अब वो उसका आकार प्रकार स्वरूप जानना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि पृथ्वी स्थिर क्यों है। अगर स्थिर नहीं होगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जब पानी नहीं रुक पा रहा है उसमें, जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर छिटक जाएगा, बाहर निकल जाएगा पानी, तो फिर अगर पानी घूमेगा, पृथ्वी घूमेगी, तो पानी भी गति करेगा, तो उसे जो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, जितने भी देश हैं, उनमें पानी छिटक के भर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हम्म, होता नहीं है। आप बीच के साइड में जी, बैठिए, लेक के बाजू में बैठिए, आप देखिए कितना स्थिर पानी है, कितना शांत है, और उस स्थिर पृथ्वी पर आप ऐसे ऐसे बारीक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसे माइकलसन जी ने किया। तो उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी कंपन नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए कि आप कयास लगाते रहिए कि कोई इनविजिबल चीज़ होती है, वो उसको बड़ा खींच के रखती है। और सॉरी, ये वाला आप देखिए कि कुछ ऐसा अदृश्य चीज़ होती है जिससे पता लगता है कि वो गति कर रही है, लेकिन आप ये कथन देख लो आप, दैट फोर्स हिम टू एक्सेप्ट ए मोशनलेस अर्थ। ठीक है। हम्म। तो आई अब हैव मुझे ये कम टू बताएं बिलीव दैट द, मनीष जी। ये देखिए आप, एल्बर्ट आइंस्टीन, आई हैव कम टू बिलीव दैट द मोशन ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट। हम्म, आज और भविष्य में कभी सिद्ध नहीं हो सकता ये। तो आप ये जो ये चित्र आप इनके फोटो के साथ में शेयर कर रहे हो, इनके जो कोट्स आप कोट कर रहे हो फिलहाल अभी, ये कितने ऑथेंटिक हैं ये बातें? ये लिखा हुआ है ना, क्योटो यूनिवर्सिटी जापान में दिसंबर 14 1922 में दिया गया है, अच्छा, मिल जाएगा आसानी से। ओके, कोई तो कोई ऐसा अपना खुद का बनाया हुआ तो है नहीं। बिल्कुल। हुआ क्या तो है कि जो अब मनीष जी हमारे साथ ये छुपाया गया है, ये जो किया गया है कि भाई पढ़ाया कुछ और गया है, असल में कुछ और है, तो जरूर कुछ ऐसा है जो, कुछ ऐसी अथॉरिटीज है, कोई ऐसी एंटिटीज है जिनके कारण हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, और उन्होंने ही इनको साइलेंस किया हुआ है। लेकिन जिनकी आत्माएं जाग जाती हैं वो सच बता देते हैं। हम्म, जी। जी तो बोलिए, मुझे मेरी बताइए बात मनीष खत्म जी हो कि गई। अगर पृथ्वी घूमती भी नहीं है, स्थिर है, तो फिर दिन रात कैसे बनते हैं फिर? हेलो। बिल्कुल, इसलिए इसके लिए आपको पृथ्वी का स्वरूप समझना पड़ेगा। उसके लिए आप ये वाला एनिमेशन देखिए। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ग्लोब आया कहाँ से। मेरी आवाज़ आ रही है? जी मनीष जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। देखिए, इस एनिमेशन को देखिए आप। असल में हमारी पृथ्वी जो थी वो ऐसी थी, ऐसी है, और ऐसे बहुत सारे पुराने अति प्राचीन मैप में भी ये वर्णन है, और बहुत सारी सभ्यताओं में भी इसका वर्णन है कि पृथ्वी का स्वरूप ऐसा है। और ये वर्तमान में भी मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फ्लैग्स, आइकन्स और मॉन्यूमेंट्स में यहाँ वहाँ चित्र में ये दर्शाते हैं ये चीज़। तो ये ऐसी है पृथ्वी, लेकिन उसको ग्लोब कैसा बनाया गया है आप देखिए इसको एनिमेशन के द्वारा। देख पा रहे हैं? तो इन्होंने देख जो पा रहा हूँ। साउथ पोल अंटार्कटिका है उसको छोटा सा बना दिया,
और एक गेंदनुमा गेल की तरह बना दिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वैसे ही बनाए रखा और नॉर्थ पोल वहीं कहीं बीच में रखा। लेकिन असल में नॉर्थ पोल यहाँ पर है। जब हम पृथ्वी में कहीं भी रहेंगे तो वो हमारा कंपास किस डायरेक्शन में जाएगा? बीचों बीच पृथ्वी में जाएगा। अगर हम बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होंगे तो आप सोचिए कंपास का डायरेक्शन क्या होगा? वो तो पृथ्वी के बाहर निकल जाएगा अगर गेंदनुमा पृथ्वी होगी तो ग्लोब में। तो बिल्कुल, डायरेक्शन वो ही तो वहाँ नीचे फेल हो रहे हैं। चला लेकिन जाएगा। इस प्रकार के स्वरूप में डायरेक्शन बिल्कुल सेंटर में नॉर्थ पे जा रहे हैं और इससे नेविगेशन फिर संभव है, बहुत सारी चीज़ें संभव है। तो आपका प्रश्न क्या था? कि दिन रात कैसे बदलते हैं हाँ, जब तो घूमते इसको नहीं। स्वरूप को समझना पड़ेगा। अब दूसरा आप ये देखिए ग्राफिक्स में एनिमेशन देख पा रहे हैं इसको, है ना? मैं इसको हाँ रिपीटेशन कर बिल्कुल। देता हूँ वीडियो को। ये रिपीट यहाँ से होगा। देखिए, इस पृथ्वी के ऊपर जो लेवल्ड है, मैं शब्द पे नहीं जाता ज़्यादातर फ्लैट, चपटी या वगैरह में। मैं इसे लगभग समधरातल, चक्राकार, भूगोल बोलता हूँ, जो हमारे शास्त्रों में भी भूगोल शब्द आया है वैसे के वैसे ही है। इसके ऊपर जो है सूर्य और चंद्रमा है, जो अपनी परिक्रमा में नॉर्थ पोल के घूम रहे हैं इर्द-गिर्द, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में। और आप देखेंगे सूर्य का जो प्रकाश है पीला वाला छवि जो चल रही है, वो सूर्य के प्रकाश जी। का दायरा है। वहाँ पर जहाँ-जहाँ सूर्य जाता है वहाँ-वहाँ वो सनराइज़, फिर दिन, नून और फिर सनसेट हो जाता है। और जहाँ-जहाँ चंद्रमा है अगर तो उसका प्रकाश रहा पूर्णिमा तक में भी, तो वो प्रकाश वहाँ-वहाँ चले जाता है और ये इनकी गति के अनुसार आगे-पीछे होते रहते हैं। और ये साथ-साथ एक और बात आप समझिए कि ये तो ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? साथ-साथ जी। ये ऊपर-नीचे भी हो रहे हैं। तो जो इस मैप है इस पृथ्वी का, चक्राकार भूगोल का, इसमें इक्वेटर है, उसके साउथ डायरेक्शन में कैप्रिकॉर्न है और नॉर्थ डायरेक्शन में कैंसर है। तो वो सूर्य क्या करता है कि ऊपर घूमते-घूमते वो नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। तभी हम देखते हैं कि हर मौसम के दिनों में अलग-अलग साल भर में सूर्य का जो उगने का स्थान है और अस्त होने का स्थान है वो बदल जाता है और बदलता रहता है। देखा आपने जी, कभी जैसे इसे? दक्षिण जैसे जैसे हम भी कहते हैं ना कि उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन हो गया। हाँ, तो ये जो होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी साउदर्न पार्ट यानी कि आर्कटिक सर्कल बर्फ के घेरे की तरफ सूर्य आता है तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन, साउथ पोल है वो एक्चुअली। तो साउथ की तरफ आ गया हुँ। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गया और जब नॉर्थ पोल की तरफ जाता है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इक्वेटर के उस तरफ, तो वो हो जाता है उत्तरायण, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास में। तो वो एक तो वर्टिकली जा रहा है और हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है। इसके अनुसार हुँ। साथ-साथ चंद्रमा भी ऐसे ही करता है और दोनों की गति से और दायरे से और ऊपर-नीचे जाने से ये मौसमों में, ऋतुओं में, दिनमान में ये सब बदलाव होता है। इस कारण से ये ऋतुएँ, मौसम बदलती आती हैं। तो हम ये माने कि जिस तरह से आपने पृथ्वी का समधरातल बोला है, तो इस पे किसी प्रकार का कोई कर्व नहीं है या किसी प्रकार का मतलब कोई झुकाव, मुड़ाव या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, जिस तरह के बिल्कुल, आपने ये समधरातल शब्द का यूज़ किया है? हाँ, मैं ये सवाल लेता हूँ, इसके पहले एक चीज़ कंप्लीट कर दूँ कि जब हम देखते हैं कि जब अभी यहाँ पे भारत में ग्रीष्म ऋतु आ रही है लगभग हुँ, हुँ। और हुँ, इक्वेटर पे था सूर्य कुल 25 मार्च के आसपास, ठीक है? हुँ, और आप देखेंगे उसके बाद से ये जो सूर्य है वो हमारे नज़दीक आते जा रहा है। एक तो पास आ रहा है हमारे, साथ-साथ हमारे हुँ, सिर के ऊपर नज़दीक आते जा रहा है ऊपर से भी। तो हुँ, वो नॉर्थ से साउथ में पास आ रहा है हमारे, साउथ से नॉर्थ में और साथ-साथ वो ऊपर से नीचे भी पास आ रहा है। तो इससे हमारे ऐसा होने पर गर्मी बढ़ेगी क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है जितना पास आएगा तो उससे गर्म होगा।
और जी, दिन जो है लंबे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पास में है तो ज़्यादा सूर्य की किरणें, जो प्रकाश है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। और वो दूर जाता है तो वो ठंडक हमें होने लगती, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश हम पे दूर से पड़ता है, कम पड़ता है, तो उसकी रेज़ हमसे दूर होती हैं, तो वो हमें थोड़ा-सा ठंडा लगता है। और जो कि वो दूर चले जाता है तो उसका जो परिक्रमा पथ है, वो लंबा हो जाता है। तो इस वजह से वो दिन जो होते हैं बड़े लगते हैं, सॉरी छोटे लगते हैं हमको, क्योंकि वो जल्दी से हमारे यहाँ से चला जाता है दूर-दूर पे। तो छुप जाता है, जल्दी आ जाता है। तो उदय और अस्त होने पर ये चीज़ें, और ऊपर-नीचे होने पर, पास आने पर मौसम ऋतुएँ बदलती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था सवाल आपका? मेरा प्रश्न ये था कि जिस तरह से आपने समधरातल शब्द का यूज़ किया, हुँ, अभी तक तो हमें पृथ्वी का कर्वेचर पढ़ाया गया है कि पृथ्वी पे कर्व है, मतलब हुँ, झुकाव है, हुँ, 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 पृथ्वी झुकी हुई है। और पानी का भी आपने बताया कि पानी उस तरह की चीज़ पे रुकना संभव ही नहीं है जो झुकी हुई हो या मुड़ी हुई हो किसी हुँ, प्रकार से। हुँ। तो ये कैसे संभव है? कर्वेचर का क्या सिद्धांत है? एग्ज़ैक्टली एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता? आप इसे क्लियर करें। देखिए, पृथ्वी जो पढ़ाया गया है स्कूल सिस्टम में और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, पृथ्वी स्फीयर है, और उस स्फीयर में वो जो होगा घुमाओ, मुड़ाओ, वो एक सर्कुलर जैसा होगा, और उस सर्कुलर एज पर, आउटर एज पे, स्फीयर पे, जहाँ से भी हम खड़े होंगे, तो आगे की तरफ हम जब देखेंगे तो हॉराइज़न में हमको जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक तो हमें दिख जाएगा। लेकिन अगर हम हाई ज़ूम कैमरे से हम देखें, या फिर हम कोई बड़े स्तर पे कैलकुलेशन करें कि अगर कोई इतनी दूरी पे कोई मीनार है, भवन है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो हमें कहाँ दिखना चाहिए अगर पृथ्वी गेंदनुमा गोल है, कर्व्ड लिए हुए है। क्योंकि कर्वेचर है इसलिए तो वो सर्कल्ड है, बेंड है, मुड़ी हुई है, वो स्फीयर है। तो पाइथागोरन के प्रमेय के हिसाब से कर्वेचर का जो है एक बॉल का क्योंकि स्फीयर है तो बॉल ही है। तो अगर हम देखें तो इस फ़ॉर्मूले के अनुसार, और जो स्थापित है, हमें 12वीं के पहले भी ये पढ़ाया जाता है, उसके बाद भी हम जानते हैं इस चीज़ को कि कर्वेचर क्या होता है। अब वो ये 100 किलोमीटर स्क्वायर में लेते हैं मिनिमम, लेकिन एक्चुअली में ये 1 मील में 8 इंच का कर्व हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर पृथ्वी स्फीयर है और उसका जो रेडियस है वो लगभग 4000 मील का है तो। तो इस प्रकार से जो डेटा दिया हुआ है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, उस अनुसार हम देखें तो 1 मील में 8 इंच की हमको बेंड, यानी झुकाव, मुड़ाव हमें अपने आगे की तरफ, होराइज़न के आगे दिखता है। तो हमारी दृष्टि जहाँ तक होती है वहाँ तक तो हम देख पाते हैं, तो उतना माइन्यूट हमें समझ में नहीं आता। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोब की, लेकिन जब हम उसे और आगे ले जाते हैं 2 मील, 3 मील, 4 मील वगैरह, तो इसका जो कर्वेचर का जो अनुपात है वो बढ़ जाता है कि 8 का 32 हो जाता है दूसरे मील पे, तीसरे माइल पे 72, और चौथे माइल पे 128। आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने हाइलाइट किया है वो कॉलम। जी, जी, मैं ठीक देख है? रहा हूँ। तो जी, इस प्रकार से ये कर्वेचर जो है वो इस फ़ॉर्मूले के अनुसार, द ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल है कि ये इस प्रकार से कैलकुलेट करके इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे दिया हुआ कि मील्स में, माइल में, कि प्रति 10 गुना मैग्नीफिकेशन करके बताया गया है कि प्रति 100 मील पे, 200 मील पे, 500 मील पे, तो आप जो झुकाव देख रहे हैं बैंड नीचे की ओर, यही उसका डिप है, यही उसका बैंड है, कर्वेचर है। और ये कितने कहना चाहिए डीप का होगा, वो हम नापते हैं, हमारे पास चार्ट बना हुआ है। यहाँ तक कि इसका कैलकुलेटर है, कोई भी व्यक्ति गूगल में अर्थ कर्वेचर कैलकुलेटर निकाल करके आप उसमें डेटा फ़ीड करेंगे कि कितने हम कहाँ पर हैं, कितनी दूरी पर है, और वगैरह, तो आपको निकल के आ जाएगा कि कितने मील पे या कितने किलोमीटर पे आपको कितना कर्वेचर मिल रहा है। यानी कि आगे का जो ऑब्जेक्ट है, तो हमको कितने नीचे वो पृथ्वी के झुकाव में नीचे हमको दिखेगा। ये कर्वेचर एग्ज़िस्ट करता है, ये स्थापित मान्यता है, कोई ऐसी मनगढ़ंत या कुछ भी बनाई हुई चीज़ नहीं है। ये सिद्ध है, लेकिन इस पर हम सोचते-विचारते नहीं हैं। अगर हम पृथ्वी पे गेंदनुमा गोल शेप पर अगर हम प्रश्न करते हैं, तो हमें कर्वेचर का कहना चाहिए मेंशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि अगर पृथ्वी में कर्वेचर मिला, तो फिर ये स्फेरिकल होगा,
राउंड बेंड होगा, डिप लेगा। नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए फिर, कि दूर दूर तक वो लेवल्ड ही होना चाहिए। अब लेवल्ड और फ्लैट के मायने अब लोग फिट करेंगे तो बात अलग है, लेकिन हम सार्वभौमिक रूप से ये ले लेते हैं कि हाँ वो लेवल्ड होगा, फ्लैट होगा, समतल होगा। तो इसके लिए अगर हम सामान्य रूप से देखें तो कुछ हमारे पास डेटा, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, हाई डिस्टेंस फोटोग्राफी की गई है अपने हाई जूम कैमरे से। और भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट है जिन पर लंबे लंबे ब्रिज बने हुए हैं, और जो घटनाएं होती हैं जो खास करके दुनिया भर में, वो 60 किलोमीटर हो या फिर 630 किलोमीटर तक के, उनको कहीं भी पृथ्वी में कर्वेचर मिला नहीं है। वो हॉराइजन के लेवल के बराबर हमें मिला हुआ है आपकी आंख के सीध में, और उस पे कर्वेचर में, डिप में बेंड नहीं आया है। तो आपको बहुत सारे प्रमाण आपको दिखते मिल जाएंगे जहां पर आपको कर्वेचर जो है नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें सियूज कैनाल, जो 102 मील की लंबी है, और इसमें किसी भी प्रकार का कर्वेचर नहीं मिला है, जो दो समुद्रों को जोड़ती है, मेडिटेरेनियन और रेड सी को, 102 मील लंबी। अगर कर्वेचर होता तो आप देखिए 6,936 फीट का हमको कर्वेचर मिल गया होता। वो भी एक तरफ से हम देखेंगे रेड सी से तो मेडिटेरेनियन सी में, या मेडिटेरेनियन सी में देखेंगे तो रेड सी में। तो ये 1.31 मील का है। अगर ये कर्वेचर एग्जिस्ट करता तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जो है, एक जगह से दूसरी जगह एक साइड पे बहना तो संभव है, लेकिन दोनों तरफ बराबर रहना संभव नहीं है। लेकिन हम सियोज कैनाल को देखेंगे कि शुरुआत से लेकर अंत तक के दोनों सी में मिलते हुए उसका जो टॉप लेवल है वो बराबर समतल है, बराबर उसका जो फ्लैटनेस है वो बरकरार है। तो इससे सिद्ध होता है कि इतनी 102 मील में तो कोई कर्वेचर नहीं मिला है। तो जब 1 मील पे 8 इंच मिल रहा है तो 102 मील पे नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या सिद्ध होगा कि पृथ्वी सुदूर दूर दूर तक के समथिंग समथिंग लेवल्ड फ्लैट होगा, प्लेन होगा। हाँ, सिद्ध तो यही होता है कि कहीं ना कहीं धरातल है वो समान होगा, मुड़ावे झुकाव बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। और लेक बैकल है रशिया में, वो जम जाती है हर साल, और 395 मील लंबी है। उस पे तो मतलब कहना चाहिए इतना कर्वेचर मिल जाना चाहिए। अभी तो हमने 102 मील का देखा, तो अब आप देखिए 309 मील पे, क्या 395 मील पे हमको कितना कर्वेचर मिलना चाहिए। कल्पना करिए अब आप। बिल्कुल, उसमें तो फिर पानी टिकना ही नहीं चाहिए था, वो तो सारा बह जाना चाहिए था कहीं नीचे की तरफ। बिल्कुल, वो जमता ही नहीं, और हमें कहना चाहिए कंटेनर मिल रहा है जो उसको जमा समाहित करके रखा हुआ है, और एक सिरे से दूसरी सिरा जो है वो बराबर एक से लेवल पे है। इसमें लेज़र बीम्स का भी प्रयोग किया हुआ है, वो वीडियो भी उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं फ्रीलांसर ने, अमेच्योर लोगों ने, कि इसमें सिद्ध नहीं कर पाए वो कि कर्वेचर है, लेकिन कर्वेचर नहीं मिला है, ये सिद्ध हर बार हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी पुनः गेंद रूप में गोल तो नहीं है, स्फीयर तो नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। अब इसमें एक प्रश्न मेरा यहाँ पे आता है, आपने हम्म जैसे सूर्य चंद्रमा का ऊपर दिखाया कि वो इस तरह से घूमते हैं, तो अगर वो सूर्य चंद्रमा ऐसे अगर घूमते हैं तो फिर ग्रहण कैसे पड़ते हैं? क्योंकि हमें तो आज तक हम्म ये भी दिखाया गया है कि पृथ्वी और जो है जो चंद्रमा के बीच में इस तरह से आ जाती है, हम्म तो उससे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इस प्रकार से होती है कि कोई एक चीज बीच में आ जाती है एक दूसरे के में, तो सूर्य ग्रहण बिल्कुल। तब हो जाता है, चंद्र ग्रहण तब हो जाता हाँ है। तो एक अगर बिल्कुल। पृथ्वी बीच में आ जाए, चंद्रमा बीच में आ जाए, तो तब ये ग्रहण पड़ते हैं। तो बीच में फिर कैसे आएंगे? वो तो ऊपर घूमते हैं हमारे, पृथ्वी तो बीच में फिर आ ही नहीं हम्म सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा ना एडवांस प्रश्न है, लेकिन बहुत वाजिब प्रश्न है, और इस पे ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है कि लोगों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन जो ग्लोब की स्थापित मान्यता है वो यही कहती है कि चंद्रमा जब बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। और जब जी। सूर्य चंद्रमा विपरीत दिशा में होता है, पृथ्वी के पीछे होता है, और पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। आप ये जी। देखिए कि जब भी अमावस्या होती है
तब ही सूर्य ग्रहण पड़ता है, और जब पूर्णिमा होती है तब ही चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन मैं आपको बहुत कमाल की बात बताता हूँ कि जब भी पूर्णिमा होती है जब तब ही चंद्र ग्रहण होता है। ये दिखता है हमें विश्व के जी। किसी भाग, कहीं भी जहाँ पे चंद्रमा ऊपर होगा, विजिबल होगा, वो दिखेगा, पूर्णिमा चंद्र ग्रहण दिखेगा। लेकिन जब अमावस्या होती है तो आप देखें कि उसमें काफ़ी अंतर होता है, लगभग एक एक साल का अंतर होता है। तो आप देखेंगे कि उसमें सूर्य ग्रहण के अंतराल में काफ़ी डिफरेंस है, लंबा लंबा डिफरेंस है। चंद्र ग्रहण में तो बहुत कम है कि नहीं? हर जी। पूर्णिमा को हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, सूर्य ग्रहण में बहुत लंबा अंतराल आ रहा है। तो ये आप सोलर इक्लिप्स जो अभी आने वाला है कल 8 अप्रैल को, है ना? हाँ जी। ग्रेट नॉर्थ हाँ अमेरिकन जी। इक्लिप्स बोलते कल, हैं इसको, हाँ, टोटल सोलर इक्लिप्स। कल सूर्य इसमें ग्रहण आप होगा। देख सकते, हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आप अच्छे से मेज़र करिए, जो हम बात बताने जा रहे हैं ना, कि कैसे होता है, तो इस पे आप खुद नज़र रखिए, देखिए कि क्या होता है। आप इसके बहुत सारे पहलुओं को ना जाँचना पड़ेगा आपको कि जो चंद्रमा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है और सूर्य कहाँ से कहाँ जा रहा है। इस पे नज़र देखिए आप। ये चंद्र ग्रहण है। जी। आप ये गौर किया है कि यहाँ पर ये टुवर्ड्स राइट अपर पार्ट से आया क्रॉस करके डायगोनली, और इस हुँ, तरफ जा रहा है लेफ्टवर्ड अपवर्ड में डायगोनली। अब इससे हुँ, अनुमान लगाइए कि सूर्य जो है वो कहाँ पर है, पृथ्वी कहाँ पर है और चंद्रमा कहाँ जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि कोई भी चीज़ जो है वो आइडेंटिकल एक पाथ में नहीं चल रही है। ये आ कहीं रहा है, जा कहीं और रहा है। गौर किया आपने? फिर से देखिए। हाँ। हाँ, समझ में आया आपको? जैसे हम स्मॉल आर हाँ, बिल्कुल, बनाते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आर, स्मॉल आर बनाते हैं, हुँ, वैसे ही कुछ ये हुँ, लग रहा है। अब ये आ कहीं से रहा है, जा कहीं रहा है, तो इसका मतलब छाया कहीं और से आ रही है और जा कहीं और रही है। इसका मतलब डायरेक्शन कुछ और हो रहा है चंद्रमा के घूमने का, और सूर्य के परिक्रमा लगाने, या पृथ्वी जो लगा रही है परिक्रमा, उसका डायरेक्शन कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये इससे संभव प्रतीत हो रहा है कि ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है? ये तो है। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही हाँ, है। हाँ। लेकिन भई ग्रहण दूसरा, होते कैसे एग्ज़ैक्टली कैसे बिल्कुल, इसको मेज़र होता है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि जब भी ग्रहण होते हैं तो चंद्रमा बीच में होता है, ठीक है? हाँ, तो चंद्रमा जब बीच में होता है तो दिख नहीं रहा होता, क्योंकि अमावस्या होती है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो हुँ, चंद्रमा दिखने लगता है, और कब दिखता है वो? जब सूर्य को वो क्रॉस कर रहा होता है, तो एक ब्लैक ऑब्जेक्ट जैसा कुछ दिखता है। तो इसका मतलब ये हुँ, हुआ कि जो पृथ्वी से टकरा कर के वापस जो प्रकाश जा रहा है चंद्रमा पर, वो ब्लैक है। यही हुआ ना, हुँ, क्योंकि चंद्रमा का तो एक भाग हमको दिखता ही नहीं हमेशा के लिए, पिछला वाला जो होता है। हाँ, तो उस पे तो हाँ, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो उस तरफ तो हो हाँ, गया, लाइट हो गया, विजिबल हो गया, ब्राइट हो गया वो, लेकिन इस तरफ डार्क है। तो जब वो चंद्रमा को हुँ, क्रॉस हुँ, करता है, तो वो जो डार्क ऑब्जेक्ट है चंद्रमा, अगर ये कहते हैं कि चंद्रमा क्रॉस करता है, तो वो फिर कहना चाहिए सूर्य को ढक कैसे लेता है। आप ये देखिए, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने दिन में देखा होगा चंद्रमा को विभिन्न कलाओं पर, चाहे घटते हुए या हुँ, बढ़ते हुए, कृष्ण या शुक्ल पक्ष पे, हाँ, ठीक है? वैनिंग एंड बिल्कुल। वैक्सिंग में। तो आपने देखा होगा कि घटते-बढ़ते क्रम में दिखता है समान आकाश में, जहाँ पे सूर्य भी होता है और चंद्रमा भी होता है। और आप देखेंगे हाँ, चंद्रमा बिल्कुल। अगर आधा आधा भी कटा हुआ है, तो उसका आधा पार्ट विज़िबल नहीं होता और आधा पार्ट हमको दिखता है। हाँ, सही बिल्कुल। है? ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल। तो इससे क्या पता लगता है कि सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा जो है, वो ये बोलते हैं ना कि सूर्य के जो छाया पड़ रही है उस पे, तो उतनी पड़ रही है, उससे बाकी वाला जो चंद्रमा है वो ढका हुआ है। तो इसका मतलब है कि हुँ, सूर्य के प्रकाश से विजिबल नहीं हो रहा है वो। हुँ, कारण बिल्कुल। वो हुआ ना एक प्रकार से। तो जब चंद्रमा सामने आ रहा है सूर्य के, तो विजिबल क्यों हो जा रहा है वो ब्लैक के रूप में?
पृथ्वी के हाँ, और सामने से। बिल्कुल हमने कई बार सुबह-सुबह में देखा है, कई बार सुबह-सुबह में सूर्य निकल रहा होता है पूर्व की तरफ से और चंद्रमा कभी-कभी दक्षिणी दिशा में ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, 2 इर्रेगुलरिटी हो गई इसमें कि जब-जब हाँ, पूर्णिमा और अमावस्या पड़ रही है तब तक भी ये समान अंतर पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं हो रहे हैं, और साथ-साथ उसमें दोष है कि छाया का दोष है इसमें आ रहा है। तीसरा आप देखिए कि हुँ, जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा प्रकाशमान होता है, यानी कि हाँ, पूर्णिमा को उसमें पूरा सूर्य का हाँ, प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है। लोग जी, ये तर्क देते हैं कि वो 5 डिग्री उसका जो पाथ है वो झुका हुआ है। अगर 5 डिग्री होगा तो उसका जो जो पेनुम्ब्रा बोलते हैं ना, जो कम छायावान होता है, तो वो उस पे हुँ, पड़ेगा तो कम प्रकाशमान होना चाहिए ना चंद्रमा को। लेकिन आप देखेंगे वो अपने पूर्ण अवस्था में होता है और अलग-अलग रंग का होता है, ब्लू से लेकर ऑरेंज से, रेड से वगैरह। तो उसमें आप देखेंगे कि जब चंद्र ग्रहण हो रहा है तो पूर्ण प्रकाशमान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हीलियोसेंट्रिक मॉडल में बताया जाता है कि पृथ्वी का जो छाया है वो चंद्रमा में पड़ती है। तो अब पृथ्वी की छाया जो है, पृथ्वी तो प्रकाशमान नहीं है ना, सूर्य तो विपरीत दिशा नहीं, में है। तो चंद्रवी की जो हाँ, पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे जाएगी तो उसको तो डार्क करेगी ना। उसे तो हाँ, बिल्कुल। इसे ब्राइट नहीं दिखाना चाहिए, प्रकाशमान नहीं दिखाना चाहिए। तो ये अंतर क्यों आ रहा है? हुँ, क्लियर हुआ? ठीक है। अब आप एक कमाल की चीज़ देखिए। मैं यहाँ पर 8 अप्रैल का सोलर इक्लिप्स पाथ ले रहा हूँ, ठीक है? पाथ ऑफ हुँ, हुँ, टोटलिटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर, मैं वीडियो इमेजेस भी देख लेते हैं और वीडियो दोनों देख लेते हैं। तो आप ये देखिए, ग्लोब ही निकाल के दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये जो इक्लिप्स पड़ रहा है, जो ब्लैक स्पॉट है, ये आपका हो गया हुँ, ग्रहण की छाया, और जो रेड वाला है हुँ, वो पाथ है इसका। और पाथ कैसा है? हुँ, नीचे से ऊपर है, यानी कि हुँ, वेस्ट बॉटम से डाउनवर्ड से ईस्ट में अपवर्ड, यही है। हुँ, हुँ। ठीक है, इसका वीडियो एनिमेशन भी आपको मिल ये जाएगा, आपने अभी मैं अमेरिका दिखा के दिखाए दूंगा। थे ना? ये आपने वो वहीं अमेरिका तो के पड़ दिखाए रहा थे। है, कल कल वहीं पड़ रहा है ये। हुँ, टोटल सोलर इक्लिप्स लिखा है ना यहाँ नीचे, पाथ ऑफ द मून शेडोज हुँ, ड्यूरिंग द 8 अप्रैल 2024 टोटल इक्लिप्स, ठीक है। और क्रेडिट है हुँ, नासा का साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो, विजुअलाइजेशन हुँ, है, ठीक है। अब उनके पास डेटा पक्के हैं, दुनिया भर उनको मानती है, तो उनके डेटा तो हुँ, सही होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए हुँ, कि नीचे से, वेस्ट के नीचे से ईस्ट के ऊपर तक जा रहा है ये सोलर इक्लिप्स, जो छाया पड़ेगी ग्रहण की। तो आप ये देखिए कि जो ब्लैक वाला स्पॉट है वो पड़ रहा है चंद्रमा के कारण। तो चंद्रमा कहाँ से कहाँ जा रहा है, हुँ। बताइए चंचल जी आप। चंद्रमा बताइए तो ना। इसके अपोजिट में रहना चाहिए, चंद्रमा इसके अपोजिट में रहना चाहिए। जिधर डार्क सर्कल ना ना ना, जिधर ये डार्क इस सर्फ डार्क लाइट है। इस ग्लोब में हुँ, इस ग्लोब में नीचे से हुँ, ऊपर जा रहा है आपका ग्रहण का पाथ। तो चंद्रमा कहाँ हुँ। से कहाँ जाना चाहिए, पाथ क्या होनी चाहिए उसकी? आप थोड़ा बताएँ इसमें? देखिए, जो आपका अमेरिका है, तो ये फ्लोरिडा दिख रहा है आपको यहाँ पर, पूछ जैसा इधर राइट साइड में, यहाँ पर न्यूयॉर्क की तरफ, यहाँ से सूर्य राइज होता है और चंद्रमा जहाँ भी पे आप यहीं कर से रहे हो ना राइज होता है। वहाँ पे आप कर्सर से करिए ना, ओके, कर्सर कर्सर लगाइए, ये कर्सर से देखिए, थोड़ा जी, ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट, जी। ठीक है। इस पार्ट पे हुँ, ये वाला जो पार्ट है अमेरिका का, ये ईस्ट है ना, हाँ, ईस्टर्न हाँ, ठीक है। बिल्कुल। ईस्ट अब यहाँ टाइमिंग से आती है इधर। सूर्य राइज हो रहा है और चंद्रमा भी यहीं से आता है, ठीक हुँ, है। और यहाँ वेस्ट है, यहाँ हाँ, अस्त बिल्कुल। होगा। तो इसका जो, हाँ। अगर चंद्रमा के कारण ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण, हुँ, तो ये पाथ क्या हुँ, होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, या नीचे ऊपर हो सकता है, हाँ, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ईस्ट टू बिल्कुल, वेस्ट बिल्कुल, होना ईस्ट टू चाहिए। वेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल। हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पे तो ये यहाँ पे हो रहा है ये
इधर हो गया आपका वेस्ट, और इधर हो गया साउथ, उधर हो गया ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट तो ये साउथ तो हो गया। साउथ, हाँ नॉर्थ ईस्ट, हाँ। तो ये संभव कैसे है कि दो ल्यूमिनरी ऑब्जेक्ट्स जो है आपके सन और मून, अगर ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ठीक है, यानी छाया ईस्ट टू हम्म, वेस्ट पड़ रही है ना, तो फिर यहाँ पर ग्रहण जो जी। है उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है? हम्म, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कुछ कुछ और चीज है, कुछ और घटित हो रहा है जो ये ग्रहण कर रहा है, करवा रहा है। राइट? क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर? जी बिल्कुल। बिल्कुल। आप ऐसे बहुत सारे कहना चाहिए लेके आ जाएंगे। ये देखिए आप, इसमें भी यही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर ये क्या दर्शा रहे हैं हम्म, कि सूर्य जो है नीचे से आ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। हम्म, ये डायरेक्शन है इसका। ठीक है, और यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर भी ईस्ट वेस्ट मान लेते हैं। अब ये बीच में मून जो है, अगर मून ही है, हम्म, सूर्य अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन मून कहाँ से कहाँ जा रहा है ये भी तो देख लें। ये तो उल्टी दिशा हो गई ना, तो क्रॉस कर रहा है ना इसको। साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट टाइप का हो गया है। यानी कि अगर सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा पथ एक जैसी है, एक दिशा में है ना, हम्म, तो उसे ईस्ट टू वेस्ट ही हम्म, देना चाहिए ना ग्रहण। लेकिन ये कहाँ जा रहा है? जी। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है, क्या गड़बड़ है यहाँ पर? यहाँ पे तो वो सीआईडी वाला डायलॉग आता है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि हमारे मान्यताओं में, ज्योतिष आदि में वगैरह में राहु केतु का अच्छा विवरण है। और यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी मेंशन कर रहे हैं कि चंद्रमा के कारण ये ग्रहण नहीं हो रहा है, राहु केतु के कारण हो रहा है। अगर हम इस पिक में देखें कि सूर्य और चंद्रमा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो समान कोई ऐसी चीज है जो उनके रास्ते में आ जाती है नीचे साइड में, जिससे हम्म, कि उसको ब्लॉक कर देती है। तो आप देखिए ब्लैक में यहाँ पर लूनर इक्लिप्स हो रहा है। ठीक है, हम्म, अब यहाँ देखिए पूर्णिमा हो गया है। ठीक है, और हम्म, यहाँ पर सोलर इक्लिप्स यहाँ कहीं होता है। अब ये अवस्था अलग अलग हम्म, देशों के ऊपर अलग अलग हो सकती है पृथ्वी में। ठीक है, ये ऊपर वाला जी। है, ऊपर से लिया गया व्यू, और ये साइड व्यू है। तो हम्म, क्या ये संभावना है कि राहु केतु का जो विवरण आता है हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष आदि में वगैरह में, इनके कारण हो सकता है? हाँ मैं लेकिन हिंट ये तो कर रहा कई हूँ, मैं कई बता जगह नहीं पर रहा, क्लेम नहीं बिल्कुल। कर रहा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ कि क्या ये संभावना है। क्योंकि अगर चंद्रमा नहीं आ रहा है, उनकी जो पाथ है वो अलग अलग हो रहा है, क्योंकि उनका जो पाथ है वो इस प्रकार का है। देखिए आप यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कहाँ से जा रहा है सूर्य, और चंद्रमा कहाँ से जा रहा है। जब दोनों कंजक्शन करेंगे तो क्या होना चाहिए पाथ, लेकिन ये पाथ तो उल्टा आ रहा है ना। ये तो सूर्य यहाँ से यहाँ जा रहा है, चंद्रमा भी यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन ग्रहण पड़ रहा है उल्टा, ऐसा दिख रहा है आप एरो को? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल कर्सर से समझ आ रहा है। तो डाउट क्लियर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जानिए, इसको समझिए आप। इस जो छुपा हुआ ज्ञान राहु के है। बारे में तो पहले भी मैंने कई जगह सुना है कि राहु सूर्य को ग्रस रहा है या डस रहा हाँ, है, इस तरह से। हाँ, तो बिल्कुल, क्या ये उन्हें संभव है कि उसको राहु बीच खा में आ जाता है, जाता हो? सूर्य को खा जाता है। बहुत सारे उपमा, बहुत सारे हाँ, विवरण हैं, उल्लेख हैं हाँ। इसके। तो खाने का तात्पर्य ये है कि राहु अगर बीच में आ जाता हो तो फिर हमें कुछ समय के लिए सूर्य की जो रोशनी है उस जगह पे नहीं दिखती है जहाँ जहाँ जितनी जितनी जगह में वो होता है, आधा कटा होता है, या फिर वो पूरे कोई ब्लॉक पिछले ये 2 साल पहली बात है, हम्म, पूरे दोपहर में आ गया था, दोपहर में सूर्य ग्रहण हुआ। हम्म, तो वो हम्म, बीच में एकदम बिल्कुल एकदम अंधेरा तो नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था जैसे सुबह सुबह हो जाती है। हम्म, तो वो चंद्रमा तो था नहीं ना, वो कोई पृथ्वी का इतना प्रकाश था, तो वो पृथ्वी ने उसका प्रकाश रोका था। सही बात है। तो अब आप इस तो ये इस राहु। तस्वीर से देखिए कि
सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पे पैरेलल पड़ता है, पूरी पृथ्वी में। सूर्य बहुत बड़ा है, उसका प्रकाश तो अंतरिक्ष में और भी जगह जाता है, ग्रहों में, उपग्रहों में। तो हमें क्या हुँ, बताया, क्या पढ़ाया क्या जाता है कि वो आकर के कन्वर्जेंट हो जाता है, यानी कि मिल जाता है एक पॉइंट में जहाँ पर चंद्रमा बीच में आ रहा है, ठीक है? और वो चंद्रमा की छाया पड़ रही पृथ्वी पर, इससे सूर्य ग्रहण हो रहा है। लेकिन बाकी के जो हुँ, प्रकाश है वो चंद्रमा से हिट होके वापस पृथ्वी में चले जाता है। तो कम हुँ, प्रकाशमान वहाँ होता है, लेकिन बाकी जो सूर्य की किरणें जो आ रही है पैरेलल, वो गायब हो जाती है। मतलब हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, एक्चुअल दिखना कुछ और चाहिए, होना कुछ और चाहिए, लेकिन नीचे वाली फ़ोटो में देखें कि आपको ऐसी देखने को भी मिलता है आकाश में कि जहाँ पर हमें डाइवर्जेंट रेज़ देखने को मिलती है। आ गया समझ में? ये क्या सिद्ध कर रहे हैं कि भाई जी। सूर्य 93 मिलियन माइल्स दूर नहीं हो सकता। सूर्य ग्रहण का कारण ये हुँ, नहीं हो सकता। सूर्य ग्रहण का कारण कुछ हुँ, और है। अब ज्योतिष अनुसार अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा का जो भोगांश है ना, डिग्री, हुँ, वो एक हुँ, समान लगभग एक जैसी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक स्थान पे आके मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? हुँ, और चंद्रमा कारण भी होता उसका, तो ये जो पाथ हमने देखा है, जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, वो इस प्रकार से तो नहीं होता ना, उल्टा तो नहीं होता। नहीं, उल्टा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये कुछ संशय, शंका उत्पन्न करता है, जिसको दर्शकों को देखना चाहिए और भी लोगों को विचार करना चाहिए, इस पे चिंतन मनन और शोध करना चाहिए कि कल जो हो रहा है, कल ऐसी घटना हो रही है जिसको लोगों ने जान समझ लिया, तो काफ़ी रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। हुँ, ठीक है मनीष जी, हमें लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने ये मान लो कि अपने शोध का पूरा निचोड़ इस 1 घंटे में दिया है और आगे भी आपकी वीडियोज़ आपको लाइव लेते रहेंगे। कुछ धन्यवाद। और कुछ विशेष रह गया हो तो हाँ। आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने निचोड़ तो नहीं रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, हमसे दूर रखी गई हैं, हमको दिया नहीं गया है सत्य ज्ञान। और जो इनसाइडर्स हैं, व्हिसल ब्लोअर्स हैं, जो भी इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ लोग हैं, अलग-अलग फ़ील्ड के, वो लोग इसको समझ रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। कितना दबाव उन पे ऊपर पता नहीं, लेकिन जो वो जितना कुछ बता पा रहे हैं, उससे समझ में आता है कि असल में दुनिया कुछ और है। मैंने बहुत सारी लेकिन बातें जो इससे है इसके शॉर्ट फ़ायदे में क्या हैं इन बताया। सब चीज़ों को दबाने के? दबाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हुँ, जैसे कि हमें लिमिटेड करना कि भाई हम एक कन्फाइंड सरफेस या इस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। हमारे पास और कोई लैंड मास नहीं है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसे कम करना पड़ेगा। इसके कारण क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट लॉकडाउन करना पड़ेगा और पॉपुलेशन हुँ, घटानी पड़ेगी और रिसोर्सेस कम है, लोग ज़्यादा हैं और वो यूज़लेस ईटर्स हो गए हैं, तो उनको कम करने के लिए भी डिपॉपुलेशन एजेंडा चलाना होगा। तो इनका जो एजेंडा है, उसके तहत वो जा रहे हैं। इसको फुलफ़िल करने के लिए ये मैट्रिक्स मायाजाल उन्होंने बुना है कि लोगों के मन में ये डाल दो कि हमारे पास सीमित संसाधन स्रोत हैं और हम कभी भी इस पे ख़त्म हो सकते हैं, ऑयल, कोल, फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स इत्यादि। तो वो संकट की स्थिति होगी, तो लोगों को डराने वाली बात है, फ़ियरफुल रखने वाली हुँ, बात है। और जहाँ पर लोग फ़ियर में हो जाते हैं, तो उनको डिसीज़न लेना नहीं ले पाते। वो डिसीज़न कैपेबिलिटीज़ जो होती है, उनकी ख़त्म हो जाती है। तो वो बस डर जाते हैं, अब वो सॉल्यूशन उसका नहीं देख पाते। अब ये तो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, जो सो कॉल्ड ये जो झूठ प्रपंच प्रोपेगेंडा रचने वाले उन्होंने। अब उन्होंने हमारे ऊपर दे दिया रिएक्शन देखने के लिए कि ये इसका क्या वो रिज़ल्टेंट आएगा, उस अनुसार वो सॉल्यूशन देते हैं। अब इवोल्यूशन की थ्योरी हो या डायनासोर की उत्पत्ति का हो या बिग बैंग का हो या फिर ये ग्लोब का ही हो, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको इन्होंने दिया है, वो अभी-अभी जो हमने बातें करी है, उससे ये चीज़ पर्दा उठता नज़र आ रहा है और हमें सत्य पता चलते जा रहा है कि इसके पीछे कुछ और है, जो हमें बताया ही नहीं गया, छुपाया ही नहीं गया है।
अब जितना हमें पता चल रहा है हम निकाल पा रहे हैं, ला पा रहे हैं, लोगों को बता पा रहे हैं। प्रथम दृष्टया हो सकता है वो आपत्ति लगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इसमें समय देने का, क्योंकि हम और आप और वो जो ऑडियंस है या जो भी आपत्ति करता है या जो जानना चाहता है नया व्यक्ति, एक ही पाले में है। तो हमें धैर्यपूर्वक इसको ओपन माइंडेडली समझना चाहिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उसमें ट्रू साइंस साइंस लगाए, ना कि सूडो साइंस जो इन्होंने हमको दिया है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से। तो स्कूलिंग सिस्टम ये सब वगैरह में काफ़ी कुछ मिलावट है, बदलाव है, उल्टा है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, उनके डेटा को ध्यान में रखते हुए उनको एक्सपोज़ करना चाहिए, उनको उनमें क्लैरिटी लानी चाहिए, चाहे वो ऑब्ज़र्वेशन बेस्ड हो या कैलकुलेशन बेस्ड हो। और हमारे जो सत्य हम स चीज़ें निकाल के ला रहे हैं, जो प्रूव हो रही हैं, चाहे कर्वेचर हो, पानी मुड़ता है कि नहीं मुड़ता, पृथ्वी घूम रही कि नहीं घूम रही है, स्पेस में वैक्यूम है कि नहीं, आदि-आदि। तो ये सब सिद्ध किए हैं, लोगों ने किए हुए हैं, उन्होंने बताए हुए हैं और इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। आप खुद भी इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, लैब में, बाहर में और भी कई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। तो इससे सिद्ध होता है कि सत्य और असत्य में काफ़ी डिफ़रेंस है और इसका फ़ायदा ये है कि हम लोगों को लिमिटेड और बस मृतप्राय रखना चाहते हैं गुलाम की तरह, जहाँ पे कि जो लोग रूल करते हैं वो नहीं चाहते कभी भी कि जो जिन पे रूल किया जा रहा है स्लेव लोग, उनको पूरी-पूरी जानकारी हो। तो पूरा एन्स्लेवमेंट हाँ, प्लान है, एजेंडा है बड़ा, जिसके तहत ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और आइस वॉल की भी बात करें, जैसे पृथ्वी पूरी चारों तरफ से नहीं, मतलब पूरे घेरे को बर्फ से जो घिरी हुई है। अगर हम विजुअली इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें तो अर्जेंटीना से बहुत सारे टूर पैकेजेस जाते हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं। इधर साउथ में न्यूजीलैंड से जाते हैं, वो वहाँ पे देख सकते हैं आइस वॉल को। और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के नीचे भी है ना, तो अफ्रीका भी हुँ। नीचे है उधर की साइड में। तो अफ्रीका से भी कम से कम 7 दिन लगते हैं समुद्री वाहन से। तो वहाँ से भी देखे जाया जा सकता है। अर्जेंटीना से 3 से 4 दिन का रास्ता है, न्यूजीलैंड से 7 दिन का रास्ता है। तो वो टूर हाँ। पैकेजेस बहुत सारी कंपनियाँ देती हैं, वो जाके अपनी आँखों से देख सकते हैं। जिनको इस विषय पे डाउट है कि पृथ्वी गोल है, वो जाके देख लो कि कैसे किस तरह से घिरी हुई है बर्फ से चारों तरफ से। और बर्फ ही नहीं, वो पहाड़ भी हैं। और उनसे आगे भी दुनियाएं हैं। एक एडमिरल ईबर्ड नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी कि उसको वो क्रॉस कर जाते हैं। उनके इंटरव्यू है, उसकी उनकी बायोग्राफी रखी हुई है। उनके बाद में उनकी डायरी भी एक्सपोज हुई है, जो डायरी में लिख के चले गए थे उन्होंने। एक क्राइस्टल सिटी, उसमें उन्होंने वहाँ पे वो चले गए थे, उनका पूरा कंट्रोल कर लिया था। और उनके साथ बात भी की थी, और लोगों ने, वो हमारी हमारी इस दुनिया से बाहर के लोग हैं, मतलब आइस जो वॉल है उसके आगे जो सिटीज हैं, उन्होंने अमेरिका की जैसी ग्रीनरी देखी है। और इसके अलावा और अन्य लोग भी होंगे मनीष जी, जिन्होंने इस तरह की चीजें देखी है, मिले हैं। आप क्या कहते हैं इस विषय में? हुँ। देखिए, जैसे कि उन्होंने हमको सीमित संसाधन, सीमित पृथ्वी पर मान्यताओं में रखा हुआ है इस मायाजाल में। अब उसके उलट चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब कि असीमित होगा। अब असीमित होगा तो जब इसके बारे में सत्य जानते हैं लोग कि यार पृथ्वी का स्वरूप कुछ ऐसा है, वो घूमती नहीं है, स्थिर है, इत्यादि। तो लोगों मन में जिज्ञासा, उत्कंठा उत्पन्न होती कि यार फिर नॉर्थ पोल कहाँ होगा, कैसा होगा, साउथ पोल कैसा होगा? वहाँ जाके देखें, कुछ चीज़ें मिलेंगी। हम सरकमनेविगेट करके देखें, हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही करते हैं, साउथ नॉर्थ तो करते नहीं हैं, लेकिन अब साउथ नॉर्थ करने का वो विकल्प उपलब्ध है कि आप नॉर्थ पोल से शुरू करो, साउथ पोल में चले जाओ अंटार्कटिका वॉल पे। तो अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई बहुत सारी ऐसी संधियाँ हुई हैं, जो हमें हम्म, उस ओर रिस्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है? जी। तो अब साउथ पोल में अंटार्कटिका वॉल पे उसको हम डिस्कवर ना कर लें, हम्म, सामान्य लोगों से छुपाया गया है ट्रीटी करके कि बाकी के जो कॉन्टिनेंट हैं, देश हैं, वो आपस में संधि करके वहाँ पर उसकी निगरानी कर रहे हैं। उनकी आर्मी वगैरह लगी हुई है। वहाँ एक्चुअली नो फ्लाई ज़ोन, नो लैंडिंग, नो सेलिंग ज़ोन है वो एक्चुअली। तो उन्होंने बनाया हुआ है उसके बियॉन्ड कोई लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है 96 से क्या 76 से मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बियॉन्ड आप नहीं हम्म, जा सकते। और हम्म, वहाँ पर अगर कोई जाना भी चाहता है साउथ पोल में, देखिए नॉर्थ पोल का तो
एक्सपीडिशन है वो कितने बार कब हुआ ये तो हिस्ट्री में है, लेकिन साउथ पोल में बहुत बार हुआ, लेकिन साउथ में जाते कहाँ पर हैं? तो आप रिसर्च पर्पस के लिए आप जा सकते हैं, साइंटिस्ट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, डिप्लोमेट्स या और कोई ऑफिशियल्स हो, वो स्पेशल परमिशन लेके वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो किस भाग में कहाँ पे जा रहे हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो आइस वाल है, अंटार्कटिका है, वो एक जैसी दिखती है, सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई प्लेन, दूर दूर थोड़े बहुत पहाड़, और बस इसके अलावा कुछ समझ में आता नहीं है। तो जो उन्होंने बेस कैंप बनाए हुए हैं, वहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं, वहीं जाते हैं, वहाँ से फिर लौट के आ जाते हैं। थोड़ा पेंगुइन दिखा देते हैं, घूम फिर के लोग जो टूरिज़्म के उद्देश्य से जाते हैं, वो लोग घूम फिर के आ जाते हैं। तो सोचते हैं हम साउथ पोल इधर डायरेक्शन में कहीं गए हैं उस तक। लेकिन वो साउथ पोल के जो एक्चुअली जो स्वरूप है पृथ्वी का, गोलाकार, उसमें वो अलग-अलग भाग में जाते हैं, लेकिन वो उसके और आगे तक नहीं जाते हैं। अब डायरेक्शन कंपास से या अपनी जर्नी से पूरा अगर कैलकुलेट करे कोई साइंटिफिकली और उसको पूरा लॉग बनाए, तो वो प्रॉपर समझ सकता है कि दुनिया के वो किस कोने में कहाँ से कहाँ गया था। तो इससे काफ़ी चीज़ें भ्रम टूट सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारे जो अभी नेवी की जो कैप्टन्स थी, लेडी कैप्टन्स 6 लोग थी, लेडीज़ थी वो पूरी परिक्रमा करी हैं ईस्ट टू वेस्ट पूरी पृथ्वी की। तो उनका मैंने जब रूट पता किया तो वो पूरा ऐसा मिल रहा है कि जैसे उन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर लगाया है ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन साउथ टू नॉर्थ नहीं लगाया है उन्होंने। तो ये जो सर्कमनेविगेट जो दिया गया है, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए दिया है कि हमने सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, चाहे वो हवाई जहाज से करी हो या फिर बाई सी करी हो। लेकिन जब अंटार्कटिका की बात आती तो ये लोग कुछ किलोमीटर के आगे नहीं जाने देते, खुद गए हुए हैं, उसके वीडियोज़ उपलब्ध है। जैसे आपने जनरल लीबर्ट का ज़िक्र किया, तो उन्होंने आगे तक बताया, बहुत कुछ बताया है, उन्होंने इंटरव्यू में अपने काफ़ी दिया, वो यूट्यूब पे उपलब्ध है। जनरल लीबर्ट कोई करे, कैप्टन कुक के बारे में भी सर्च कर ले, तो वो आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी मिल जाएँगी कि उसके बियॉन्ड है। बाकी और भी लोग 1828 में उसके बाद भी लोग गए हैं वहाँ पर, काफ़ी अंदर मीलों तक गए हुए हैं, लेकिन उनको ओर-छोर मिला नहीं। लेकिन जो लोग जनरल लीबर्ट जैसे लोग हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर एडवांस सभ्यता है, वहाँ अंटार्कटिका में बहुत बड़ा छेद है, उसके अंदर में गया तो क्रिस्टल सिटी है, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने अलग-अलग प्रकार से बताया। कितना सच है, कितना नहीं है, अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी जनरल लीबर्ट जिसने आकर के सार्वजनिक किया ये सब चीज़ों को, तो उनको नज़रबंद क्यों किया गया? उसके बाद से वो कभी दिखाई क्यों नहीं दिए गए? उनकी डायरी जब्त कर ली, उनके असिस्टेंट को भी काफ़ी यातनाएँ दी और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे पनडुब्बी में एक वैज्ञानिक थे, पनडुब्बी में जाके नीचे समुद्री तलहटी पे जाके उन्होंने डीपेस्ट ऑफ द पॉइंट में और डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट सी में जा कर के, उसमें नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी में है उनका वीडियो। तो उन्होंने बताया है कि नीचे एक पानी के समुद्र के नीचे एक ऐसी लेयर हमको मिली जो फ्लेक्सिबल थी, जो बिल्कुल हमें अंदर जाने नहीं दे रही थी, वो हमें बाउंस बैक कर दे रही थी। और वहाँ कुछ ऐसा था कि पानी के नीचे पानी हम कैसे हो सकता है, सेपरेशन था वहाँ पॉइंट, एक लेयर थी। जब वो आके बताना शुरू किया इसके विषय में, तो 1 महीने में उनकी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में मौत हो गई। भाई ये संदेह पैदा करता है ना कि बायो वारफेयर का जब डिक्लेरेशन किया बिपिन रावत जी ने, जनरल ने, तो उनके हेलीकॉप्टर का भी यही हाल हुआ। हाँ? भाभा जी के साथ भी यही हुआ। तो जो बोलता है, जॉन एफ कैनेडी भी ले लो आप, बहुत सारे लोग एक्सपोज़ करते हैं इस मायाजाल को, इससे संबंधित जानकारी को कि उनके साथ ये हश्र क्यों होता है, या तो वो कट जाते हैं या खो जाते हैं दुनिया में। तो इसको जानने की ज़रूरत है कि ये कितना इन्फॉर्मेशन मिल सकता है हमें, ये डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कम जानकारी है। लेकिन इतना तो है कि हमसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और उसमें बहुत कुछ रहस्य है, और ये लोग ऐसा करने वाले हैं जिससे कि हम सीधे-सीधे प्रभावित होंगे। लास्ट में एक चीज़ आप मुझे शेयर करने दो, मैं आपको एक फ़ोटो देते जाता हूँ अपने दर्शकों को भी। इस विषय में वो रिसर्च करेंगे, तो उनको काफ़ी सच्चाई जानकारी मिल जाएगी। दीजिएगा। यहाँ पर मैं अपना कहने की कथन अंत करूँगा कि ये जो ऑपरेशंस है, जो दुनिया भर में नासा और यूएन और मिल के जो देश हैं, उनके संबंधित देश,
संधि किए हैं, उन्होंने क्या-क्या किया हुआ है, इस विषय में उनको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ऑपरेशन हाई जंप क्या होता है, डीप फ्रीज़ क्या होता है, अंटार्कटिका ट्रीटी क्या होती है, फिश बॉयल क्या था, इन्होंने क्या किया था ऐसा जिससे कि हम भ्रमित रहें, अंधकार में रहें, अज्ञान में रहें और ये लोग अपना काम करते रहें। तो इसके रहस्य का पर्दा उठाने के लिए आपको इन ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहिए। इति ओम शब्द। हाँ। मनीष जी नीचे जो हाइड लिखा हुआ है ना, स्टॉप हुँ, शेयरिंग और हाइड, इस पे क्लिक करना जरा, हाइड जी। पे। हुँ, ठीक है। और ठीक है मनीष जी, मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। और जो भी दर्शक हैं जो हमें अभी देख रहे हैं या और भविष्य में भी देखेंगे, उन सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते मनीष जी। जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद। नमस्ते सभी दर्शकों को भी नमस्ते, धन्यवाद।